प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन बढ़ी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा आज रहेगी जारी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। कैपिटल हिल मामले में चलेगा मुकदमा। अदालत ने ट्रंप के कानूनी प्रतिरक्षा के दावे को किया खारिज। और क्रिकेट में भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत संसद के बजट सत्र से। संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अहम पत्रवालियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। बात लोकसभा की करें तो आज जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों को चर्चा और पारित कराया जाएगा। बजट सत्र में आज छठे दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा उच्च सदन में अंतरिम केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब संसद की कार्यवाही शनिवार 10 फरवरी तक चलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने बताया है कि संसद के वर्तमान बजट सत्र की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना को लेकर श्वेत पत्र संसद में पेश करने की योजना बना रही है। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर आज चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार जताया। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता को लागू होने के बाद यहाँ बहुविवाह पर रोक लगेगी। वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंगलवार शाम चुनाव आयोग से आई खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के संस्थापक रहे शरद पवार को चुनाव आयोग से तगड़ा झटका लगा।
चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। अजित पवार खेमे को ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिला है। 6 महीने से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार के पास रहेगा। फैसले के बाद मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था। अजित पवार खेमे के नेताओं ने जमकर खुशी मनाई। पार्टी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया और इसे बड़ी जीत करार दिया। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है। पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। केवल वोटर की बात नहीं है, तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अजित गुट को तमाम सबूतों के आधार पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना गया है। पिछले साल जुलाई में अजित पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एनसीपी पर दावा ठोका था। फिर चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी। आयोग ने पार्टी के संविधान और बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया है। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। फैसले के बाद पवार खेमे में निराशा फैल गई है। पार्टी ने कहा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम तो कोर्ट जाएंगे, हमारा पूरा विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, उनका कहना है कि इलेक्टेड मेंबर्स एमएलए का स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। गौरतलब है कि कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 24 साल पुरानी पार्टी में कई नेता बीच में छोड़कर गए और आए, लेकिन शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत का सामना पिछले साल करना पड़ा था, जब भतीजे अजित पवार बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह 7 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अलॉट किया जाएगा। इसके लिए पवार गुट से 3 नाम और 3 चुनाव चिन्ह मांगे गए हैं। ऐसा नहीं करने पर आयोग अपनी तरफ से नाम और चुनाव चिन्ह देगा। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब दिल्ली सरकार से जुड़ी खबर। प्रवर्तन निदेशालय के बार बार भेजे जा रहे समन अनदेखा करने के खिलाफ ईडी आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग कर सकती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद शनिवार को जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर शहर के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उधर भाजपा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बढ़ती जा रही बदहाली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिखा दिल्ली सीएम केजरीवाल को लेटर। जी हां, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अस्पतालों की खराब हालत की बात कहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों की दयनीय स्थिति के संबंध में अपनी गहरी निराशा और चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। भले ही इसके विपरीत बड़े बड़े दावे आप और आपके मंत्रियों द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों को उजागर किया गया है। अस्पतालों की बदहाली और बढ़ती जा रही है।
सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की हकदार है जो अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है, न कि प्रणालीगत शिथिलता और उपेक्षा से ग्रस्त है, जैसा कि अब मामला है। इसके साथ ही भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पे अरविंद केजरीवाल सरकार बहुत लापरवाही बरत रही है। कल हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि संवेदनहीन हो चुके हैं मुख्यमंत्री। हम कोविड में देख चुके हैं कि कोरोना में दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से लगातार दवाइयाँ नकली, मोहल्ला क्लिनिक नकली, लैब रिपोर्ट्स नकली, और अब जो एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा वो भी नकली है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर शासक ठीक हो तो नीचे के अधिकारी ठीक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, जब क्रेडिट लेना है तो मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन अगर आपकी विफलता है तो आप अधिकारियों पर दोष डालेंगे, ये ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 3 फरवरी को लिखे अपने पत्र में उपराज्यपाल सक्सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सक्सेना को पत्र की प्राप्ति की सूचना देने के लिए पत्र लिखा। अपने पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य और वित्त सचिवों को जल्द से जल्द बदलने की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दयनीय स्थिति की बात से अपना पल्ला झाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद भारत के दौरे पर हैं। हसन महमूद की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। डॉक्टर हसन महमूद आज राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग समेत तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपने भारत प्रवास के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री कई और बैठकों में भी शामिल होंगे। गुआना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज राजधानी नई दिल्ली में मार्क फिलिप्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुआना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। बाद में आज शाम को मार्क फिलिप्स का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स की यह यात्रा भारत और गुआना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में भारतीय वायुसेना द्वारा आगामी 17 फरवरी को होने वाले अभ्यास वायु शक्ति 2024 के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां जारी हैं। इस वायुसेना अभ्यास में भारतीय वायुसेना की दिन और रात के समय संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। गुजरात के जामनगर जिले के गोवाणा गांव के बोरवेल में एक बच्चा गिर जाने को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कल शाम बच्चा गिरा था, जिसे प्रशासन और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह सुरक्षित बाहर निकाला है। बच्चे के लिए मेडिकल सर्विस की टीम भी बुलाई गई है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हुए इन राज्यों के विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मेघालय में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की समीक्षा की है। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में मौजूद मेघालय के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि मेघालय को केंद्र की तरफ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाएगा। सीएम मेघालय आए थे अपने राज्य से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग, कोई ऐसा मंथ नहीं होता कि कोई मंत्री साल में 2 बार 4 बार नहीं जाता हो। इतने बार तो शायद कोई गया हो। प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जितना वहाँ आज कनेक्टिविटी हुआ है आज तक नहीं हुआ। तो ये अष्टलक्ष्मी इसी के लिए दिया है।
सरकार ने 29 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल लॉन्च कर दिया है। सरकार की ओर से यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत चावल लॉन्च किया है। सरकार को उम्मीद है कि भारत आटा की तरह भारत राइस को भी एक अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। भारत आटा, भारत दाल के बाद अब बारी है भारत ब्रांड के चावल की। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का शुभारंभ कर दिया है। आम नागरिकों को नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 100 राशन की गाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में ऐसी 8000 से 9000 गाड़ियों को आम लोगों तक भारत ब्रांड के चावल को पहुंचाने के लिए चलाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बजट में घोषित प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने खुद अपने यूपीआई से पेमेंट कर भारत ब्रांड के चावल की खरीदारी की और 5 लोगों को अपनी तरफ से उपहार के तौर पर चावल वितरित किए। सरकार का कहना है कि अब सभी स्टॉकिस्ट को हर हफ्ते शुक्रवार को अपने गोदाम में चावल की पोजीशंस का खुलासा सरकारी पोर्टल पर करना जरूरी होगा, जिससे किसी भी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक सुनिश्चित कर दी गई है। देश की 5.25 लाख सस्ते राशन की दुकानों पर गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त में चावल, गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार पहले ही सरकारी गल्ले की दुकानों को आधार कार्ड और राशन कार्ड से जोड़ चुकी है, जिससे इस योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 10 जनवरी तक 1,41,000 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय के तहत अब तक शामिल कंपनियों की सबसे अधिक संख्या है। इस कड़ी में 10 जनवरी 2024 तक 44,000 से अधिक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 28,000 से कुछ अधिक थी। कंपनियों की संख्या बढ़ने का सीधा अर्थ है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मूल रूप से एक साझेदारी को दर्शाता है। इसके जरिए साझेदारी के ऋणों के प्रति प्रत्येक भागीदार की देनदारी प्रकृति में सीमित होती है। कंपनियों के नए पंजीकरण मंत्रालय के नए पोर्टल पर दर्ज हुए हैं। अब सरकार इसकी प्रारंभिक गड़बड़ियों को हल करने के लिए काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि हमारे हेल्प डेस्क पर पिछले वर्ष की तुलना में ये बहुत कम कॉल आई हैं। इस संबंध में उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि शुरुआती मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। इसमें लॉगिन, सबमिशन और फॉर्म डाउनलोड करने में समस्याएं शामिल हैं। एकमात्र समस्या निगमन प्रमाण पत्र जारी करना है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। भारत के पास अगले 10 सालों में नवाचार और उद्यमिता में वैश्विक केंद्र बनने का निर्णायक मौका है और इसका लाभ उठाने के लिए भारत बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत के पास 300 मिलियन से अधिक की मध्यम आय वाली आबादी के साथ ही विविध और महत्वाकांक्षी प्रतिभा भी मौजूद है, जिसके लिए नीतियों में सुधार के लिए शिक्षा, बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में निवेश न सिर्फ जरूरी है, बल्कि रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये अहम कदम है, जिसे लेकर मौजूदा सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है। यही वजह है कि परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। भारत ने तकनीकी नवाचार का विशिष्ट मॉडल पेश किया है, जो अगली पीढ़ी के नवाचार ढांचे के रूप में काम कर सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और को-वर्किंग स्पेस विकसित करने में भी अच्छा खासा निवेश किया है। अटल इनोवेशन मिशन इस प्रयास में सबसे आगे रहा है। इनके अलावा नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करना और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टीआर बालू द्वारा संसद के पटल पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ की गई अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सदन के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद टीआर बालू ने बार बार और जानबूझकर एल मुरुगन को अपमान किया। अपने पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्य को अनफिट कहना देश के संपूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अनादर दिखाने की बालू की मानसिकता को उजागर करता है। उनके बयान न केवल खराब हैं बल्कि लोकतंत्र और संसद के प्रति घोर अनादर भी हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और वर्ग के नाम पर समाज को बांटना और नफरत पैदा करने वाले लोगों और विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने देखा है कि कैसे तथाकथित इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन के सदस्य और सांसद एकता और समावेशिता के सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए नफरत भरे भाषणों, फर्जी आख्यानों और विभाजनकारी एजेंडे के माध्यम से देश और समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि नफरत फैलाना और हमारे खूबसूरत देश को विभाजित करना ही घमंडिया गठबंधन का एकमात्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। एल मुरुगन एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो विनम्रता पूर्वक, ईमानदारी और लगन के साथ अपनी पूरी क्षमता से देश की सेवा कर रहे हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र निर्माण और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के प्रति उनके योगदान को मान्यता और सराहना मिली है। हम टीआर बालू के अनुचित बयान और व्यवहार की निंदा करते हैं और उनसे संसद के एक सम्मानित सदस्य और देश के एससी समुदाय का अपमान करने के लिए तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद नवोदय विद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग मुहैया कराना है। देश के 638 जिलों में स्थित करीब 650 नवोदय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा मिलेगा। देश भर के नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग मुहैया कराने के मकसद से विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से नवोदय विद्यालय के छात्र उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ये जो आज आपने मॉडल को अपनाया है, एमओयू किया है, दिस माइट बी वन ऑफ योर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप में एक अफर्मेटिव एक्शन की, सही सीएसआर की एक बड़ा मॉडल बनने वाला है। आज उसकी हम श्री गणेश कर रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स को, नवोदय की स्टूडेंट्स को जो इस प्रकार की प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनको आप जैसे महानुभावों की मदद से 5 करोड़ रुपया की फुल स्टडी पीरियड की स्कॉलरशिप की आज आपने जिम्मेवारी लिया है। देश भर में स्थित करीब 650 नवोदय विद्यालयों के 34,000 छात्र हर साल विद्यांजलि स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग हासिल कर सकेंगे। एमबीबीएस में सिलेक्शन तो हो गया, बट आगे में बुक्स फिर बाकी जो भी है, तो एमबीबीएस में बहुत खर्चा होता है। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट्स लाइक मी विच आर फ्रॉम रूरल एरियाज और लाइक, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर स्पेशल नवोदय स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे हैं नवोदय विद्यालय से, काफ़ी बच्चे हैं जिनको ये मतलब पढ़ने के लिए ज़रूरत है, तो उन्हीं के लिए मतलब एक प्रेरणा है जो भी दिया है उन्होंने, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर साल नियरली 2 मिलियन स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं 12th क्लास, बट उसमें से सिर्फ 100,000 200,000 स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन में या फिर अब्रॉड जा पाते हैं। उनको ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 90% छात्र ग्रामीण परिवेश से होते हैं और करीब 85% छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के मकसद से कॉरपोरेट सेक्टर के सहयोग से विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप उच्च शिक्षा को समावेशी बनाने में ये कार्यक्रम मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरा और शहला निगार के साथ। टीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।